अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो स्पेशली उर्दू के ऊपर है क्योंकि मुझे इंस्टा पे भी कमेंट्स आ रहे थे और यूट्यूब पे भी कि उर्दू के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊं। मेरे प्री बोर्ड अब ख़त्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट एक ही रह गया बस। तो अब यूट्यूब पे थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाऊँगी। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से उर्दू के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना सिलेबस पता होना चाहिए क्या क्या है। हम लोगों ने नज़में, गज़लें और असबाक हैं हमारे, मुकालमे, रुदात, दरख्वास्त, रसीद, ये सारी चीज़ें। तो टेक्स्ट बुक यार, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में सिर्फ तभी पढ़ना होता है जब आपकी क्लासेस हो रही होती है, वहाँ पे ही आप इससे पढ़ रहे होते हो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसके ऊपर निशान लगा रहे होते हो। वैसे टेक्स्ट बुक से कोई तैयारी इतनी ख़ास करनी नहीं होती है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो MCQs आप लोगों को लगवा रहे होते हैं वही करने होते हैं। और नज़्म वगैरह की जब तशरीह वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उनके वर्ड्स के मीनिंग लिख रहे होते हैं, साथ में शेर लिख रहे होते हैं। असल सारी तैयारी शरह सरमाया से करनी होती है। आप इसके अलावा फ़िक्र नू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन शरह सरमाया मोस्टली यूज़ होती है, तो यही रिकमेंडेड है। सबसे पहले जितने भी असबाक हैं, नज़में हैं, गज़लें हैं, उनके जो मुसन्निफ़ और शायर हैं उनके नेम अच्छे से याद आने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को यही याद नहीं होंगे आपके 1-2 नंबर यहीं से ही कट जाने, क्योंकि इनके नेम्स के पूरे 1-1 मार्क्स होता है और सबक के नाम का भी डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट मार्क्स होते हैं। खैर, और आप लोगों ने सही नेम ही लिखने होते हैं, ये नहीं हो कि आप लोग गलत लिख रहे हो। मतलब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये मकतूबात गालिब है, चैप्टर का नाम मकतूबात इकबाल है, इसको मकतूब इकबाल लिख देते हैं, मकतूब गालिब। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मेरी भी हुई थी टेस्ट सेशन में, तो ये मैं बता रही हूँ। और एक नज़म है खिताब बा जवानान इस्लाम, इसमें अगर आप एक भी लफ्ज़ के मिस्टेक करते हो या खा जाते हो एक लफ्ज़, तो भी आपका पूरा 1 मार्क्स ही कट जाएगा, ये पूरा ही गलत हो जाएगा। गज़लों के शायरों के नाम तैयार करने का तरीका यह है कि जो गज़ल के एंड पे शेर में जो रदीफ़ होती है उससे आप इनके शायरों के नाम याद कर सकते हो। हर शेर के एंड पे जो रिपीटेड अल्फाज होते हैं उसको रदीफ़ कहते हैं। यह हम लोगों की ग्रामर भी है, तो हम लोगों को हर गज़ल का रदीफ़ याद रखना है, उससे ही हम लोगों को शायरों के नेम याद होंगे। शायरों के नाम याद करने की एक ट्रिक है, तो मुझे यही पता है यही तरीका, तो मैं यही शेयर कर रही हूँ। उसके बाद शायरों और मुसन्निफ़ों के तारुफ़ की बात कर लेते हैं। तो ये आपने पूरे पैराग्राफ बना के नहीं लिख देने होते, सिर्फ एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो शायरों या मुसन्निफ़ों के तारुफ़ का, या फिर अगर बिल्कुल याद नहीं होते तो 10 से 12 लाइन्स इनफ होती हैं। और उसमें भी आपने उस राइटर का नेम लिखना होता है। अगर कुछ भी याद नहीं होता आप बस ऐसे भी लिख सकते हो कि बहुत कादरुल कलाम शायर हैं, या इनकी शायरी आज भी ज़िंदा है, सुनहरे अल्फाज में लिखी जाती है, या इनका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता है। इस तरह से लाइन्स लिखनी होती है, इंप्रेशन के लिए होता है बेसिकली ये तारुफ़। अच्छा, नज़्मों में शायर के तारुफ़ लिखने का तरीका ये है कि आप लोगों ने पहला पैराग्राफ ही शायर के तारुफ़ का लिखना है। गज़लों के अंदर आप लोगों ने, गज़ल के 3 शेर होते हैं, तो तीनों शेर में कुछ लाइन्स, मतलब हर शेर के स्टार्ट में आप लोगों ने शायर के तारुफ़ की लिखनी है। फ़िक्र नूम में ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है, ज़्यादा डिटेल से लिखे हुए तारुफ़, और शरह सरमाया में छोटे से हैं। और जो हमारी सियाक़ व सबाक़ और उसकी तशरीह होती है, असबाक़ की तशरीह, उसके अंदर आप लोगों ने उस तशरीह में स्टार्टिंग में ही शायर का तारुफ़ लिखना होता है। शायर करीम मुसन्निफ़ का तारुफ़। खैर, ये मैंने इस तारुफ़ की डिटेल बता दी है। अगर तो आप लोगों को असबाक़ की सिन्फ़ और माखिज़ भी साथ में याद हो जाती है तो बेस्ट हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये मुश्किल नहीं होती कोई, इनको याद करना बहुत आसान होती है। इन दोनों चीज़ों के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन हाँ आपके नंबर अच्छे हो जाते हैं इससे, क्योंकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इससे। असबाक़ के अंदर सबसे पहली चीज़ खुलासा तैयार करना होता है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा अपने से लिखने से ग्रेस करें, जो चीज़ चैप्टर के अंदर है वही लिखनी है, और इसमें पैराग्राफिंग करके लिखनी होती है। मतलब कि आप लोगों ने पैराग्राफ बना के लिखना होता है। पैराग्राफिंग ये होती है कि आपने लाइन से थोड़ा सा आगे करके स्टार्ट करना होता है, मतलब डिफरेंट पैराग्राफ बना के आप लोगों ने लिखना होता है इसके अंदर। इसके बाद इक़्तिबास की तशरीह आ जाती है, तो उसमें आप लोगों ने सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, माखिज़, सिन्फ़ लिख के सियाक़ व सबाक़ करना होता है। सियाक़ व सबाक़ में आप लोगों ने जो पैराग्राफ दिया होता है उसके फ़र्स्ट और बाद में बताना होता है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ है। इससे अच्छा आप लोग ये वाला जो आप लोगों को दिया होता है पैराग्राफ, इसमें पूरे चैप्टर का ही वो एनालिसिस होता है, वो लिखना होता है आप लोगों ने। और बस लास्ट में आपने ये लिख देनी है कि ये सबक के आखिर से लिया गया है, इसलिए इसका कोई सबाक़ नहीं है, और अगर फर्स्ट है तो सियाक़ नहीं है, दरमियान में है तो ये वाली लाइन आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन ये लाइन लिखनी मस्ट है। इस बाग के अंदर से बस यही 2 चीज़ें तैयार करनी है। क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पूछे ही नहीं जाते फर्स्ट ईयर में।
अब इसकी तशरीह के अंदर आप लोगों ने हवाले भी डालने होते हैं, सिर्फ तशरीह ऐसे ही नहीं कर देनी होती है कि भाई चैप्टर किया तो कुछ लिखना नहीं है। इसके अंदर आप शेरी और नसरी हवाले दोनों डाल सकते हो। नसरी को ज़्यादा प्रेफर करना है, शेरी अगर लिख रहे हो तो ये भी 2 से 3 होने चाहिए। ठीक है, आपके 3 से 4 हवाले अपनी तशरीह के अंदर होने चाहिए। इसकी तशरीह की लेंथ 3 पेजेस से कम नहीं होती। इसमें मकतूबात वाला चैप्टर जो दोनों हैं गालिब और इकबाल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लग जाती है एक तशरीह। तो ये अच्छे से तैयार कर लोगे तो या आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चांस ज़्यादा होते हैं इसके आने के। मैं ये नहीं करी कि यही आते हैं। बाकी यार सारे हवाला जात, सारे अशार मैं अपने इंस्टा पे शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ पे हाईलाइट में आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने उर्दू के तमाम नोट्स वगैरह वहाँ पे शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा MCQs की तैयारी का मसला होता है तो वो आप लोगों को चैप्टर्स के एंड पे जो होते हैं शरह के अंदर, वो सारे तैयार कर लेने होते हैं। इसमें उन्होंने ख़ुद ही लिखा होता है कि भाई पास्ट पेपर्स में कौन से आए हैं और ये वो, तो इनसे आपके पूरे चैप्टर की तैयारी हो जाती है। और इसके अलावा अप टू डेट से MCQs की तैयारी हो जाती है, हम बाद में बात करते हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं हम नज़म की तशरीह की। नज़म की तशरीह में यार ये सीन है कि आप लोगों को नज़म का नाम आना चाहिए और शायर का नाम आना चाहिए। इसमें भी आप लोगों ने हवाले ऐड करने होते हैं। अब तशरीह पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शारा के अंदर जो लिखी है सिर्फ मफ़हूम समझ लो कि शेर में बात क्या हो रही है और ख़ुद से लिखनी होती है तशरीह। नज़म के जो दोनों अशार होते हैं उनकी तशरीह एक साथ करनी होती है, अलग अलग नहीं करनी होती है। अगर अलग अलग करोगे तो भी नंबर कट जाएंगे। नज़म में एक चीज़ है हैयत, इसका बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, तो इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसको भी मैं इंस्टा पे शेयर कर चुकी हूँ, सारी नज़मों की हैयत वहाँ से देख लेना। बस आपको एक लफ्ज़ ही लिखना है कि कौन सी हैयत है नज़म की। तो यार आप लोगों को तशरीह ख़ुद से लिखनी होती है। इसकी 5 पेज कम से कम आप लोगों ने लिखने हैं। 4 से 5 पेज से कम नहीं होनी चाहिए आपकी नज़म की तशरीह। अच्छा, नज़म के ख़ुलासे में भी हर शेर का मफ़हूम ही हम लिख रहे होते हैं, तो उसमें भी अपने से लिखने से गुरेज़ करना है। और उसकी पहली लाइन ये नहीं लिखनी कि शायर ये कहता है। शायर का नाम ख़ुलासे में नज़म के बिल्कुल भी नहीं लिखना। सिर्फ आप लोगों ने एग्जैक्ट वही बात शुरू कर देनी है कि जो नज़म में हो रही है, अदरवाइज़ आपके बहुत सारे नंबर कट जाएंगे इससे। खैर, गज़ल में आप लोगों ने शायर का नाम याद करना होता है सिर्फ, और मफ़हूम आप लोगों को आना चाहिए। और हवाले, जितने ज़्यादा हवाले याद करोगे उतने ज़्यादा आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। हवालों की टेंशन नहीं लेनी। सबसे ईजी हवाले मैंने शेयर किए हैं जो मैंने ख़ुद तैयार किए हुए। और गज़ल के शायर का नाम याद करने का तरीका भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद आ जाती है तज़कीर व तानीस। तो इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने नोट्स शेयर किया वो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, तो वो चेक कर लेना। उसके अलावा अप टू डेट्स में से तज़कीर व तानीस सॉल्व कर लेना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं तो आप लोगों को यही याद हो जाएंगे, तो आपकी तज़कीर व तानीस अच्छे से हो जाएगी, तो उसका मसला नहीं है। खैर, लेकिन अगर उर्दू के MCQs में मार्क्स कटते भी हैं तो सिर्फ यहीं से कटते हैं, बाकी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अप टू डेट्स अपने हमदर्द स्कॉलर के किस तरह से सॉल्व करने हैं, क्योंकि इंस्टा पे मुझे पूछा था कि पास्ट पेपर किस तरह से हम सॉल्व करें। तो इसमें यार सबसे पहले आप लोगों ने MCQs करने होते हैं सारे। इसके अंदर जो होते हैं कोई इतना ख़ास मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि सारे चैप्टर्स के MCQs हैं, पास्ट पेपर है थोड़े बहुत, तो वो आप लोग सॉल्व कर लोगे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, आप लोगों को पूरी क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर जो तशरीह और ये इस तरह से नहीं करनी होती, इनको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना होता आप लोगों ने कि आप हर एक पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो वो नहीं है। अगर हाँ आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए, तो आप एक दिन में कोई एक पेपर देख सकते हो इस तरह से करके, लेकिन रेगुलर बेस पे तो आप ऐसे नहीं कर सकते। खैर, इसके यहाँ पे पूरा हम लोगों का सिलेबस लिखा हुआ है, वो आप लोग चेक कर सकते हो। इसमें हम लोगों की जो ग्रामर है वो इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ बेसिक सी अदबी इस्तिलाहात हैं और शेरी इस्तिलाहात हैं, और इतनी कोई आसान ग्रामर है ना, मतलब आप लोग यहाँ से तैयार कर लोगे, आपके MCQs ग्रामर के नहीं होंगे गलत, अच्छे से समझ के करोगे तो यहाँ आपको तज़कीर व तानीस के भी MCQs मिल जाएंगे, वो भी सॉल्व कर लेना। मेरा पास्ट पेपर ये पूरा हो चुका है। खैर, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं मुकालमों की। तो यार मुकालमे मुझे तो ज़्यादा आसान लगते हैं रुदात से ज़्यादा। रुदात में आप लोगों ने स्पीच लिखनी होती है कि भाई आप लोगों ने पूरा मंज़र बयान करना होता है, लेकिन रुदात कोई थोड़ी सी है, तो आप लोग अगर वो याद करना चाहो तो वो भी बेस्ट है। मुकालमे के इम्पोर्टेंट जो हैं जिन चीज़ों पे पूछे जाते हैं वो मसला फ़लस्तीन है, फैशन है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मसले होते हैं। इनसे आप रिलेटेड शेयर निकाल के लेके जा सकते हो, वो याद कर लेना कि हाँ अगर मुकालमा आ गया तो क्या लिखना है। तो बस यही है। और उसके अलावा हम लोग क्या आते हैं दरख्वास्त और रसीद। तो यार दरख्वास्त और रसीद का पैटर्न मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ यहाँ पे पिक्चर, और इंस्टा पे भी शेयर कर दूँगी।
उसके अलावा रसीद कम आती होती है, दरख्वास्त मोस्टली आती होती है, लेकिन पिछले साल भी रसीद आई थी, इस साल भी आ सकती है, तो दोनों ही तैयार करनी है। नेक्स्ट पेपर पैटर्न में शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैंने अपना प्री बोर्ड दिखाना था, लेकिन अभी तक हम लोगों को चेक होके नहीं मिला है, तो जब मिलेगा तो मैं इंस्टा पे वो शेयर कर दूँगी वहाँ पे डिटेल से। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो में आप मुझे बताना आप लोगों को प्री बोर्ड भी देखना है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, कोई मसला नहीं है। खैर, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पेपर पैटर्न का थोड़ा सा फिर मैंने तरीका बता दिया है हमारी क्लास की जो लड़की है, जो मतलब अच्छी बच्ची है, उससे मैंने पूछ के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यार, अगर पूरा पेपर भी तैयार है और उसको सही से प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, तो आप लोगों के मार्क्स कटने ही कटने हैं। इसलिए अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके जाना कि मुझे कितनी लेंथ लिखनी है, किस तरह से लिखनी है और किस तरह से प्रेजेंट करना है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। मेरे स्टार्टिंग के टेस्ट सेशन में सिर्फ यहीं से मार्क्स कटे थे, लेकिन अब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गए, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अपनी प्रैक्टिस करके जाना। बाकी यार, मैंने हर चीज़ को डिटेल से समझाने की कोशिश किया, फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।